हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इस पार्ट में अ, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें हमको 4 ग्रुप पढ़ने थे 15, 16, 17 और 18। इनमें से हम लोग लास्ट ग्रुप तक पहुंच गए हैं। तो अभी हमको पढ़ना है ग्रुप नंबर 18 के बारे में। तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स है वो है हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। लेकिन जो रेडॉन है जो लास्ट वाला है जिसको स्टार किया हुआ है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। क्लियर है? अब ये जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनको पहले बोला जाता था इनर्ट एलिमेंट। क्या बोला जाता था? इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट का मतलब होता है कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव। बाद में ऐसा पता चला कि इनमें से कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करते हैं और बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करने की वजह से हम इसको बोलेंगे इनर्ट एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द इनर्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। साथ में एटॉमिक मास नंबर भी दिया हुआ है। रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जो वैलेंस शेल रहेगा वो कंप्लीट रहेगा और वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से ये कैसा नेचर शो करते हैं? इनर्ट नेचर शो करेंगे। एटॉमिक रेडियस, हीलियम के पास एक शेल है, नियॉन के पास 2 है, तो हम हीलियम से जेनॉन तक ही कंपेयर करते हैं क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो हम जाते हैं आगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। तो देखो 120 का 160, 160 से 190, 200 एंड 220 साइज बढ़ गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी कम हो जाएगी बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो सबसे छोटा साइज है हीलियम का, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ा साइज है जेनॉन का, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम रहेगा। रही बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका साइज सबसे छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? जेनॉन का। तो सबसे बड़ा साइज जेनॉन का होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होना चाहिए। उससे बड़ा साइज, छोटा साइज किसका है? जेनॉन। तो उसका देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ गया। यहाँ पे एर्गॉन का उतना ही है, उससे ज्यादा रहेगा नियॉन का, और नियॉन से ज्यादा होना चाहिए हीलियम का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन से कम है। सेम कंसेप्ट पढ़ा था हमने ग्रुप नंबर 17 में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम था। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम था। तो इस प्रकार से हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन से कम है। इसका रीजन आप समझ गए होंगे। स्मॉल साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा रहेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रहेगा। ठीक है। डेंसिटी, टॉप टू बॉटम जाते हैं, हीलियम से जेनॉन की तरफ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लास्ट में दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक कंटेंट कैसा है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो टोटल वॉल्यूम को हम लोग 100% कंसीडर करते हैं, तो उस 100% वॉल्यूम ऑफ एयर में हीलियम कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एर्गॉन कितने क्वांटिटी में है, क्रिप्टॉन कितने क्वांटिटी में है। ठीक है। नियॉन जो रहेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा और इसीलिए यहाँ पे उसके बारे में कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। तो ये रहेगा ग्रुप नंबर 18 के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप नंबर 18 इज नॉट कंप्लीटली इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि ये जो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप नंबर 18 में से, वो थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करते हैं और थोड़ी सी रिएक्टिविटी शो करने की वजह से हम अभी इनर्ट गैस नहीं बोलेंगे। गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं
वो सभी के सभी गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से हम ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं इनर्ट गैस। पहले ऐसा बोलते थे, इनर्ट का मतलब कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव, लेकिन बाद में इसे पता चला कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ ही ग्रुप नंबर 18 के कुछ एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब वो कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव नहीं है, और इसीलिए अब हम लोग इनर्ट के जगह जो न्यू नेम यूज करते हैं वो होता है नोबल। ठीक है, तो नोबल जो रहेगा ये इसलिए यूज करते हैं, नोबल गैस इसलिए बोलते हैं ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। अब रही बात ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2, +4, +6 और +8। ये देखने के लिए हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2, NP6 और ये रहेगा ND0। सॉरी, ये ND नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, N-1 आना चाहिए। तो N-1 D0 सही है, नहीं ठीक है, Ne ठीक है, N-1 इसके पहले वाले में आता है, हाँ ओके। S जो है उनके पास 1 ऑर्बिटल, P हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, जो D होता है उसके पास रहेंगे 5 ऑर्बिटल, 3, 4। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड करना, इसलिए इंक को हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। अभी नॉर्मली जो है S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और 8 में से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो लोन पेयर कितने रहेंगे, 4, और यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो हमको ये इतने पेयर, देखो सबसे पहली बात तो ये स्टेबल है, सबसे पहली बात, और स्टेबल में जो पेयर्ड है उस पेयर्ड को अनपेयर्ड करना है, मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल में लेके जाना है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हमको यहाँ पे ऐसा एलिमेंट यूज करना पड़ेगा जो बॉन्ड बनाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करे। मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, और जिसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेगा, और बॉन्ड बनाने के टाइम पे ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि हमको स्टेबल को, जिसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है उसको अनस्टेबल बनाना है, तो स्टेबल को अनस्टेबल बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का काम वही कर सकता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाए या तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे, और ऐसा करने के लिए उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही ऐसा काम कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जिसका साइज छोटा है, ऑक्सीजन से छोटा साइज है, नाइट्रोजन से भी छोटा साइज है। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों को कंपेयर करते हैं तो उनमें से फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और फ्लोरीन का साइज जब सबसे छोटा रहेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जो रहेगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लोरीन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब एटम है, एलिमेंट है जो
इस टेबल को अनस्टेबल कर सकता है। मतलब जिसने ऑक्टेट से स्टेबिलिटी मेंटेन की है, उस स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने वाला एक ही पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरीन। तो ये जो नोबल गैस है वो फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसका साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड बनाने के टाइम पे इतना ज़्यादा एनर्जी ले सकता है, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है, ताकि वो क्या करे, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, इस स्टेबल को वो अनस्टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब वो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स के साथ एक ही एलिमेंट रिएक्शन कर सकता है, वो रहेगा फ्लोरीन। बाकी कोई भी एलिमेंट जो रहेगा वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन करने के टाइम पे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेड करेंगे और डी के पास जाएंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट 1। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 3 लोन पेयर है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल है। देखो ना, 3 लोन पेयर है, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, हम लोग नोबल गैस के लिए जो यूज करते हैं, हम नोबल गैस के लिए M यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? M, ठीक है। तो यहाँ पे जो M रहेगा उनके साथ कौन रिएक्शन करेगा? फ्लोरीन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग रिएक्शन करेंगे। हम M कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या बनना चाहिए? MF2। तो M सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। कितने लोन पेयर रहेंगे? 3, 1 2 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 रहेंगे लोन पेयर। तो sp1 p2 p3d, तो इसका होना चाहिए sp3d, सही है, क्योंकि 5 रहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? कब? जब वो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट 1 में रहेगा। हम एक्साइटेड स्टेट 2 की बात करते हैं, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने डी में ट्रांसफर किया। तो एक्साइटेड स्टेट 2 में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर रहेंगे 2। तो ये भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये बनाएगा M, 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन, 3rd फ्लोरीन, 4th फ्लोरीन। कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2, 1 और 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। क्या रहेगा? sp3d2। एक और लोन पेयर है, तो हम इसको हम लोग एक को ही इधर ट्रांसफर करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट 3 में क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और लोन पेयर 1 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? sp3d3। इस प्रकार से, सही है ना? 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5, तो sp3d। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और रही बात +8 की, तो ये +8 में जनरली स्टेबल नहीं होते हैं इस फॉर्म में, ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब रही बात बॉन्ड की, तो 2 बॉन्ड बनाए, दोनों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, तो सिंपल सी बात है, +2 आएगा, फिर आएगा +4, फिर आएगा +6। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? शो करेगा। अब रही बात +8 की, तो नॉर्मल कंडीशन में +8 नहीं बनता है, क्योंकि +8 वाले मॉलिक्यूल जनरली अनस्टेबल होते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वही एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आता है। तो यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो +8 में स्टेबल होता है। बाकी +8 ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो जनरली कोई शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि अब एक और बॉन्ड बनाने जाएंगे तो वो sp3d4 रहेगा,
और वो वीबीटी के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से मैक्सिमम 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो सकता है। और ये जो हैलोजेंस होते हैं ये लेस रिएक्टिव, सॉरी, ये ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे। जब मैंने आपको ये बोला था कि कुछ एलिमेंट जो है वो रिएक्शन शो करते हैं, तो वो कुछ का मतलब है वो जेनॉन और क्रिप्टॉन, लेकिन ये रिएक्शन जो करेंगे वो किसके साथ करते हैं, फ्लोरीन के साथ करते हैं। जेनॉन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्रिप्टॉन का रिएक्टिविटी कम है। क्रिप्टॉन जो रहेगा वो ओनली डाइफ्लोराइड बनाएगा, जेनॉन जो रहेगा वो डाई, टेट्रा और हेक्सा भी बना सकता है। तो जेनॉन और क्रिप्टॉन ये दो ऐसे एलिमेंट है ग्रुप नंबर 18 में से जो रिएक्टिविटी शो करते हैं, उनमें से जेनॉन का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा और क्रिप्टॉन का रिएक्टिविटी कम रहेगा। ठीक है। एर्गॉन इज प्रेजेंट इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी, नेचर में एर्गॉन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इन गैस को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं। अब ये आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का वर्ड जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि इस के बारे में हमने पढ़ा था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने प्यूरिफिकेशन वाला पोर्शन पढ़ा था, तो उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हमने डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन बाय रिड्यूस प्रेशर मेथड, तो ये डिफरेंट मेथड हमने पढ़े थे डिस्टिलेशन करने के। ठीक है। जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है वो सभी के सभी जो है वो मोनो एटॉमिक है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, और इनके बीच में इंड्यूस डायपोल रहेगा। क्योंकि ये मोनो एटॉमिक रहेगा तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी, और पोलैरिटी नहीं रहेगी मतलब ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वही इजीली लिक्विफाई होते हैं, तो जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है वो इजीली लिक्विफाई नहीं होंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसमें से जो हेलियम रहेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर जो रहेगा वो पोलर है तो वो डायपोल प्रोड्यूस करेगा। ये ग्रुप नंबर 18 जो है वो नॉन पोलर है, तो यहाँ पे इंड्यूस डायपोल रहेगा, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन के वजह से ये गैस जो होता है, क्योंकि गैस इज सोल्यूबल इन वाटर but in less quantity, as pressure increases the solubility of gas in liquid also increases. High ionization enthalpy and positive electron gain enthalpy, इनका ionization enthalpy ज़्यादा है, और high ionization enthalpy इसलिए है क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितने भी एलिमेंट हमने पढ़े अभी तक उन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव था, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इनका जो, सपोज हमने यहाँ पे लिखा नियॉन, तो ये 2,8 है। अब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, दोनों के दोनों शेल कंप्लीट है, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो थर्ड शेल में जाएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में भेजना है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। बाकी जो एलिमेंट्स है, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो ये रहेगा 2 और 5, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सेकंड शेल में ही आएगा। तो जिस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जो शेल है उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। लेकिन ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो आने वाला जो न्यू इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा।
तो उस एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा और उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में भेजना है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब वो एनर्जी को गेन करेगा, और गेन ऑफ एनर्जी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ज़ेनॉन n नंबर ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCFN बना सकता है, यह है प्रिपरेशन मेथड। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फ्लोरीन वाले कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। जितने बार हाइड्रोलिसिस करेंगे उतने बार फ्लोरीन निकलते जाएगा, वहाँ पे OH लगते जाएगा। HCF8 इज नॉट स्टेबल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन। 8 मॉलिक्यूल होने की वजह से इतना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ेगा कि वो अनस्टेबल रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड बनाता है। ये +8 जो रहेगा इसमें ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिपल्शन बढ़ता है। अब हमने जो फ्लोराइड बनाया था उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो आप देखोगे तो ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड हमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। पहले हम फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और इस हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम लोग ज़ेनॉन में ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। सूडो हैलाइड का मतलब क्या होता है, एक न्यू कंसेप्ट आपको आया होगा, सूडो हैलाइड। सूडो हैलाइड की डेफिनेशन है यूनिनेगेटिव आयंस मेड अप बाय 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब जिनके प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं। देखो, सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक हैलाइड। हैलाइड जो है वो क्या होता है, X-1, मतलब उसके ऊपर यूनिनेगेटिव चार्ज होना चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। वही बात Cn के पास भी है। Cn में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, साथ में -1 चार्ज है, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं सूडो हैलाइड। सूडो हैलाइड होने के लिए कंडीशन नंबर 1, उसके ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टी के वजह से वो हैलाइड्स जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, और हैलाइड्स नहीं बनता है, हैलाइड्स जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, एंड दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द सूडो हैलाइड्स। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं, ये है HCF2, HCF4, HCF6। HCF2 का हाइड्रोलिसिस करने के बाद, इनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स हमको मिलते जाएंगे। तो ये ऑक्साइड वाला जो है वो यहाँ से बना होगा। तो इस मॉलिक्यूल का हम लोग एक्सेस कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको ये कंपाउंड मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, सो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। अब जो यूज़ क्या होता है, तो हेलियम जो होता है वो लाइटर गैस होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, और लाइट वेटेड होने की वजह से जो मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो वेदर और फोरकास्टिंग करने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेदर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने के लिए, एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना, वो सब चेक करने के लिए वो जो बलून्स होते हैं उसमें अपने डिफरेंट सेंसर को लगा के उस बलून को एयर में भेजते हैं। तो एयर में जाने के लिए वो बलून जो है वहाँ पे इस हेलियम गैस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेलियम गैस जो है वो लाइट वेटेड है, और लाइट वेटेड होने की वजह से वो बलून को ऊपर लिफ्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिफ्टिंग गैस। हीलियम ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो अस्थमा पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में हीलियम और ऑक्सीजन का 4:1 का जो रेशो होता है, ये रेशो लेने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसको जो सी डाइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने सिलेंडर में। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन जो होता है उसको सी डाइवर्स और माउंटेनर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उस सिलेंडर में इस गैस को लेके जाते हैं, क्योंकि जो सी डाइवर्स होते हैं वाटर में जाने के बाद वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है।
क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है वो उसको इनटेक नहीं कर सकती है। तो पहले क्या होता था, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते थे सिलेंडर में, लेकिन ये नाइट्रोजन जो होता है ये अब उसके जगह हम लोग हेलियम और ऑक्सीजन का 4:1 का रेशो बना के उस मिक्सचर को, ये सी डाइवर्स जो रहेंगे वो अपने सिलेंडर में लेके जाते हैं। इट इज यूज्ड एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड। क्रायोजेनिक फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विफाइड गैस दैट आर केप्ट इन देयर लिक्विड स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक फ्लूइड का मतलब होता है ये गैस को लिक्विफाई करके रखता है लो टेम्परेचर के ऊपर। इट शो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, दैट्स वाई यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जनरेट की जाती है, उसमें उस एनर्जी के रिएक्टर, मतलब जो रिएक्टर होते हैं उस रिएक्टर में उस थर्मल जो हीट होती है उस हीट को कंडक्ट करने के लिए इस गैस को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम लोग हीट को जनरेट करते हैं, और उस हीट को कैरी करने के लिए हम लोग गैस को क्या करेंगे, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप नंबर 18। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ग्रुप नंबर 18 को कंप्लीट कर दिया है। आप टेक्स्ट बुक से पूरा का पूरा पी ब्लॉक अच्छे से रीड कर लो। कुछ दिनों में हम लोग पी ब्लॉक के लिए डाउट सेशन जल्दी अरेंज करेंगे, टाइम देख के, सिचुएशन देख के, उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब हम लोग पी ब्लॉक के लिए डाउट सेशन अरेंज करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो अच्छे से एक बार देख लो, साथ में टेक्स्ट बुक थोरोली अच्छे से रीड कर लो, जो डाउट्स है वो प्रॉपरली लिख के रखो ताकि टाइम के ऊपर आपको डाउट्स पूछना इजी रहेगा। ठीक है, साथ में एक बार लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना है इफ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। ठीक है, थैंक यू।